और अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लखनऊ से अवनीश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वाराणसी से सचिन पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महाराजगंज से संजय जायसवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं और चंडीगढ़ से शिखा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शिखा, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, बता दें आज कौन कौन से दिग्गज है जिनका कार्यक्रम पंजाब में तय किया गया है और क्या उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और कैसी तस्वीरें देखने को मिलेगी? बड़ी बात है, आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो आज पंजाब के दौरे पर रहेंगे। जेपी नड्डा जो है वो पंजाब के दौरे पर रहने वाले हैं और इसी साथ साथ यूपी के सीएम जो है यानी योगी आदित्यनाथ जो है वो आज पंजाब के दौरे पर रहने वाले हैं। यानी 3 बड़े शहर जो बीजेपी के हैं वो आज पंजाब के बीच में रहेंगे। और अगर बात करें चुनावों की तो कहीं ना कहीं ये कहना सही नहीं होगा कि बीजेपी जो है सही बड़े आंकड़े जो है वो निकाल पाई। उम्मीद ये की जा रही है कि 1 से 2 सीटें जो है वो जरूर बीजेपी की निकल आएगी। पर हाँ, अगर वोट परसेंटेज की बात करें तो कहीं ना कहीं उसका ग्राफ जो है वो जरूर अब बढ़ने वाला है। ये लगातार जिस तरह से बीजेपी की रैली जो है पंजाब में की जा रही है, अब से पहले बीजेपी जब भी थी और एक गठबंधन में चुनाव लड़ती थी, पहली बार ये है कि वो अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। तो जब ये अकेले चुनाव लड़े जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जनता के बीच में एक कार्यकाल जिसमें गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा, उसका एक पॉजिटिव साइड जो है वो देखने को मिल रहा है। लोग कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि वो पार्टी को जरूर वोट करेंगे, सीट निकलने की उम्मीद की जा रही है। पर जिस तरह से आम आदमी पार्टी वहाँ पे लोकसभा के चुनाव जीती थी तो कहीं ना कहीं उम्मीद ये की जा रही है कि एक जो हाई कॉम्पिटिशन रहेगा वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में रहेगा। पर कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज है बीजेपी का वो जरूर पड़ेगा। और जब इतने बड़े बड़े चेहरे यानी खुद मोदी जी आज जो है वो आज पंजाब में आएंगे, योगी आदित्यनाथ जो है वो आज मोहाली में रैली करेंगे, जेपी नड्डा जो है वो आज पंजाब में 3 बड़ी रैली करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो जरूर देखने को मिलता है कि योगी आदित्यनाथ की एक तस्वीर जो है वो पूरे देश में पॉजिटिव बनी हुई है। कहीं लोगों को पता है कि वो किस तरह से अपने एरिया में काम करते हैं, तो कहीं उसको लेकर भी लोग जो है उनके साथ जुड़ेंगे। बिल्कुल, और तस्वीरें भी देखने वाली होंगी क्योंकि मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। पंजाब की बात की जाए तो सभी की नजरें टिकी हुई हैं क्योंकि हर एक पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंकती हुई नजर आई है और आज आखिरी दिन है तो जाहिर सी बात है तमाम दिग्गजों के तमाम कार्यक्रम हैं। शिखा हमारे साथ बने रहेगा, अवनीश भी लखनऊ से हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अवनीश, 7वें चरण का चुनाव, आज अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का, क्या लग रहा है 7वें चरण का जो चुनाव है कितना दिलचस्प रहने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए अगर 7वें चरण और अंतिम चरण की बात करें तो 13 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है 1 जून को और आज शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार थम जाएगा। निर्वाचन आयोग ने दिशा निर्देश जारी कर दिया है कि किसी भी तरीके से शाम 6 बजे के बाद कोई भी बाहरी व्यक्ति प्रचार में नहीं जाएगा, कोई भी नेता नहीं होगा, सभी को माफ करिएगा लोकसभा क्षेत्र जो है छोड़ना पड़ेगा। तो एक तरीके से कहा जाए तो सभी राजनीतिक दलों ने आज अंतिम दिन अपनी ताकत झोंकी हुई। अगर उत्तर प्रदेश के 13 लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर आज जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी दौरा लगा हुआ है। उसके बाद तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो लगातार वाराणसी से लेकर कुशीनगर तक वो दौरा करने वाले हैं। कई नेताओं की जनसभा लगी हुई है, यानी जो है पूरी ताकत झोंकने की तैयारी है। क्योंकि एक दिन पहले ही तस्वीर एक सामने आई थी कि गाजीपुर में जहां अंसारी बंधु का दबदबा है वहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया था। उस रोड शो के माध्यम से उन्होंने 82 समीकरण साधने की पूरी कोशिश की थी। उसके बाद गोरखपुर में देखा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोड शो किया था, वहां भी उन्होंने चुनौती दी है विपक्ष को कि किसी भी तरीके से विपक्ष जो है वो कोई आंकड़ा छू नहीं पाएगा। और भारतीय जनता पार्टी लगातार जो दावा कर रही है कि 400 पार हम जा रहे हैं उस पर वह आगे बढ़ चुका है। तो ये तस्वीर जो सामने आ रही है वह कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनके जो शीर्ष नेता हैं ये अंतिम चरण में जितनी भी सीटें उनको साधने की कोशिश में लगे हुए हैं। क्योंकि पूर्वांचल की जो सीटें हैं उन पूर्वांचल की सीटों पर हमेशा से जाति जो समीकरण है जो बैठा पाता है उसको जीत हासिल होती है और यही वजह है कि जाति समीकरण को बैठाया जा रहा है। खासतौर पर अमित शाह की बात करें तो 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले अमित शाह ने पूरे पूर्वांचल को मथा था, एक एक वर्ग से उन्होंने मुलाकात की थी, हर तरीके के समीकरण को साधा था और उनको उसका अच्छा अनुभव है जिसके बाद उनको उसका लाभ भी मिला। तो 2014 में जिस तरीके के परिणाम आए थे जहां पे सपा बसपा का दबदबा हुआ करता था वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी और इसी जीत को बरकरार रखने के लिए अमित शाह ने खुद मोर्चा संभाला हुआ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाला है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मोर्चा
मोर्चा संभाला है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई जगह जनसभा करते हुए दिखाई दिए थे। वो लगातार मन से अपने प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाते हुए दिखाई दिए और बताया कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 सालों में क्या कुछ किया और आगे की क्या प्लानिंग है और विपक्ष के जो घोषणा पत्र है उसमें क्या खामियां हैं। तो यह सभी तस्वीर जो है वो देखने को मिला था। तो साफ है कि जो 13 लोकसभा सीटें हैं वो काफी वहां दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। वाराणसी की बात करें तो वाराणसी में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से प्रत्याशी हैं, उनके सामने कांग्रेस के अजय राय हैं, बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी हैं। वहां पे लड़ाई जो है जीत हार का नहीं है, लेकिन मार्जिन की लड़ाई बताई जा रही है कि कौन कितने मार्जिन से जितना जाता है, कितने वोट हासिल करता है। उसके बाद आ जाते हैं गाजीपुर में। गाजीपुर में जो रोचक लड़ाई है वो साफ तौर पे सबके सामने है। अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, वहीं पे भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी उतारा है। जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी है वो मनोज सिन्हा के करीबी बताए जाते हैं। तो ऐसे में जो मुकाबला है वो वहां देखने लायक है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में वहां पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। अफजल अंसारी ने वहां से जीत हासिल की थी। इसके बाद जिस तरीके से मुख्तार अंसारी की मौत हुई उसके बाद माहौल बना, उसको लेकर कहीं ना कहीं सभी दल जो है समीकरण साधते हुए नजर आ रहे। यही वजह है कि अफजल अंसारी के घर पे तमाम जो विपक्षी दलों के नेता है वो पहुंचे हुए थे और इसी को मुद्दा बनाया भारतीय जनता पार्टी ने। उसके बाद आ जाते हैं घोसी लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ भी 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। अतुल राय ने बड़े अंतर से वह चुनाव जीते थे, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रहे हैं। हालांकि चुनाव जीतने के बाद वो जेल चले गए थे, लेकिन इस बार जो मुकाबला है 2019 का वो राजीव राय हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वहां से प्रत्याशी हैं। उसके बाद भाजपा के खाते में ये जो सीट है वो गई थी। ओम प्रकाश राजभर के बड़े बेटे अरविंद राजभर वहां से प्रत्याशी हैं और दोनों के बीच कांटे का मुकाबला देखने को मिला है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी ने भी वहां से बालकृष्ण चौहान जो एक बार के सांसद रह चुके हैं उनको प्रत्याशी बनाया है। तो पूरी तरह जो जातिगत समीकरण है वो बैठाने की सभी राजनीतिक दल कोशिश कर रहे हैं। यही हाल देवरिया में है, यही हाल गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में भी गोरखपीठ का दबदबा रहा है। वर्षों से देखा गया है कि गोरखपीठ जिसको प्रत्याशी बनाता है वो जीत हासिल करता है। 2014 के लोकसभा चुनाव में खुद योगी आदित्यनाथ वहां से सांसद रहे हैं, उसके बाद 17 में मुख्यमंत्री बनते हैं। तो 19 में वहां से रवि किशन को प्रत्याशी बनाया जाता है। रवि किशन इस बार भी वहां से प्रत्याशी हैं और उनके मुकाबले काजल निषाद जो है समाजवादी पार्टी से वो प्रत्याशी हैं और वहां पे कड़ा मुकाबला देखने को मिला है, क्योंकि काजल निषाद भी इससे पहले 4 चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन चारों चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन एक तरीके से कहा जाए तो जो राजनीतिक अनुभव है वो भी देखने को मिला है। तो सामने रवि किशन है, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। दिलचस्प रहने वाला है, क्योंकि खास बात यह है कि न केवल सीएम योगी आदित्यनाथ बल्कि गृह मंत्री अमित शाह भी इस दौरान आखिरी चरण के चुनाव प्रचार में काफी सक्रिय नजर आए और वोटरों को साधने की पूरी कोशिश की गई। ऐसे में देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की 13 सीटों का जो चुनाव होने वाला है कितना दिलचस्प रहने वाला है। हमारे साथ बने रहिएगा। वाराणसी से सचिन पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सचिन, आपके पास आऊंगी। वाराणसी का दौरा भी किया पीएम मोदी ने, उनके स्वागत के लिए हमने देखा कैसी तस्वीरें सामने आई, कार्यकर्ताओं ने जोरदार उनका स्वागत भी किया। लेकिन वाराणसी में सवाल हार जीत का नहीं, जैसा कि अवनीश ने बताया कि मार्जिन का है। क्या लग रहा है, कितना मार्जिन रहने वाला है, क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं वाराणसी में? बिल्कुल माधुरी, जिस हिसाब से सारे दिग्गज जितने भी आप, क्योंकि जब बन चुका था काशी, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, उसके बाद तमाम जेपी नड्डा और उसके बाद इंडी गठबंधन के तमाम ऐसे दिग्गज वाराणसी में अपना यहाँ पर जमावड़ा बना रहे थे। उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने लगातार ये चीज कहते हुए नजर आई थी कि 10 लाख से इस बार वोटों की जो होगी वो कहीं ना कहीं जीत होगी। तो इसको लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग थे, चाहे दिग्गज शीर्ष नेतृत्व हुआ, उसके बाद कार्यकर्ता हुए, तमाम ऐसे जो थे उन्होंने पूरी की पूरी ताकत झोंक दी। इंडी गठबंधन के भी जितने भी, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग, उसके बाद कांग्रेस के, पूरा का पूरा, जब काशी में जब डिम्पल यादव और उसके बाद प्रियंका गांधी ने जब रोड शो किया था, उसमें जबकि जाना था रविदास मंदिर, माफी चाहता हूँ, और उन्होंने लंका से ही उसको वापसी कर ली थी। उसके बाद कुछ दिन, परसों के दिन में राहुल जी बिल्कुल सचिन, कहीं ना कहीं देखिए मुकाबला बेहद दिलचस्प रहने वाला है। वाराणसी में सभी की नजरें टिकी हुई हैं कि कितना मुकाबला दिलचस्प होगा। हालांकि वोटरों को साधने की हर एक कोशिश की गई है। उत्तर प्रदेश की 13 सीटों की बात की जाए तो मुकाबला बेहद दिलचस्प और सभी की नजरें 13 सीटों पर टिकी हुई है। हमारे साथ संजय जायसवाल भी महाराजगंज से लगातार बने हुए हैं। संजय, महाराजगंज में कैसे सियासी समीकरण देखे जा रहे हैं और आज अंतिम दिन है चुनाव प्रचार का, तो कैसी तस्वीरें नजर आ रही हैं? है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के 13 लोकसभा सीटों पर
1 जून को चुनाव होना। ऐसे में अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के कई दिग्गज नेता हैं जिनकी दांव फिलहाल इस बार साफ तौर पर देखी जा रही है। अगर महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से 6 बार के सांसद और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी पर एक बार फिर से बीजेपी ने दांव खेला, तो वहीं पर इंडी गठबंधन ने फरंदा विधानसभा क्षेत्र के जो विधायक कांग्रेस के विधायक है वीरेंद्र चौधरी को अपना प्रत्याशी बनाकर उतारा है। तो कहीं ना कहीं इस बार जो कांटे की टक्कर है वो फिलहाल इंडी गठबंधन और बीजेपी के प्रत्याशी के बीच में देखी जा रही है। मैं आपको बता दूं, चूंकि 1 जून को चुनाव होना है और आज शाम 6 बजे से प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा, तो कह सकते हैं कि निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 6 बजे के बाद आप किसी तरह का जुलूस, रैली या कोई किसी भी तरह का प्रचार प्रसार आप बाहर निकलकर नहीं कर पाएंगे। अगर आप निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अवहेलना करते तो आपके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होगी। अगर यहाँ के मतदाताओं की बात है तो चूंकि महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के 5 विधानसभा क्षेत्र है, तो यहाँ पे लगभग 20 लाख मतदाता है जो 1 जून को यहाँ के कई दिग्गजों के भाग्य का फैसला करने वाले हैं। क्योंकि पंकज चौधरी की बात करें तो पंकज चौधरी यहाँ से केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री हैं, 6 बार के सांसद है, 2014 का लोकसभा चुनाव उन्होंने जीता है, 2019 का भी लोकसभा चुनाव उन्होंने जीता है। और चूंकि बीजेपी का साफ मंशा है कि वो तीसरी बार महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र से बिल्कुल देखना होगा तीसरी बार बीजेपी को जीत हासिल मिलती है या फिर नहीं मिलती है, क्योंकि पूरी कोशिश बीजेपी ने यहां पर की है और न केवल महाराजगंज में बल्कि उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर पूरी ताकत झोंकती हुई बीजेपी नजर आई है। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। सचिन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए।